अब हम आगे बढ़ते हैं, षड्ग्रही योग की चर्चा करते हैं, पिशाच योग की हम चर्चा करते हैं, जो सुनने में ही बहुत डरावना लगता है राकेश जी। पहले पिशाच योग के ऊपर एक हल्का सा हम डिस्कशन कर लें, क्योंकि राहु और शनि की जब युति होती है तब पिशाच योग बनता है, और ये बन रहा है अभी 30 मार्च से। तो ये सुन के तो ऐसा भूत प्रेत वाला समझ में आता है, पिशाच, डरावना, क्या वाकई ऐसा ही होता है? देखिए, ऐसा है, 29 मार्च की रात को लगभग 10 बजे शनि देव जी अपनी मूल त्रिकोण राशि से पदार्पण करेंगे गुरुदेव जी की राशि मीन में। वहाँ पहले से ही उनके स्वागत के लिए सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, बुध ग्रह हैं, शुक्र ग्रह हैं, और इनका पदार्पण हो जाएगा, और राहु जी हैं, तो इनका मिलन होगा। और सबसे क्लोजअप डिग्री में होंगे जो 0 डिग्री पे एंट्री होगी शनि देव जी की, और पास में ही हैं लगभग 3 डिग्री पे राहु जी, और बाकी ग्रह थोड़े थोड़े आगे हैं। और उस समय पूरी की पूरी मीन राशि जो 30 डिग्री है वो ऑक्युपाइड है। मीन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा भाद्रा गुरु का नक्षत्र, उत्तरा भाद्रा शनि का नक्षत्र, और 27वां अंतिम नक्षत्र रेवती बुध का नक्षत्र। तो तीनों नक्षत्रों में ग्रह विद्यमान है, यानी मीन राशि फुल्ली लोडेड है, और रेवती नक्षत्र में उस समय चंद्रदेव जी हैं। अब जब ये युति होगी, तो जब शनि और राहु मिलते हैं तो ये पितृदोष का निर्माण करते हैं। अब उनको कुछ लोग पिशाच योग भी कहते हैं, और साथ में 4 ग्रह और भी हैं, तो उसमें लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है, उसमें बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है, उसमें जो शनि और राहु का जो पितृदोष का निर्माण हो रहा है, और उसके बिल्कुल सामने केतु जी बैठे हैं कन्या राशि में, तो वो काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। अब आप कहेंगे कि 6 षड्ग्रही योग है, मैं ये कहूँगा ये 9ग्रही योग है। पूछिए कैसे? हाँ। क्योंकि केतु सामने से देख रहा है, मैं इनको सामने से देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, तो संपर्क में तो आ गए ना। हाँ। तो केतु तो हमेशा राहु के साथ में ही रहता है, तो 7 हो गए। अब जो मिथुन राशि में मंगल ग्रह बैठे हैं वो अपनी पूरी चौथी दृष्टि से केतु को देख रहे हैं, तो केतु और मंगल का संपर्क हो गया पूरा पूरा, आप समझते हैं, पूरी दृष्टि, हाँ, आधी दृष्टि। हाँ। तो ये 3 ग्रह ऐसे होते हैं, शनि, मंगल और गुरु, जिनको विशेष दृष्टियां हैं। 7वीं दृष्टि तो हर एक की होती, सामने देखने की क्षमता, इनको 2-2 एक्स्ट्रा मिली हुई है, तो वो अपनी चौथी दृष्टि से केतु को देख रहे हैं। और गुरुदेव वृषभ में बैठ के अपनी 5वीं पूरी दृष्टि से केतु को देख रहे हैं, तो केतु के ऊपर दृष्टि आ गई मंगल और गुरुदेव की, और इन टर्न केतु देख रहे हैं बाकी 6 ग्रहों को, और 6 के 6 ग्रह देख रहे हैं केतु को। यानी सबसे ज्यादा अगर इसमें पिटाई हुई है ना, तो बेचारे केतु की हुई है। अच्छा। बाकी को तो 6 ग्रह देख रहे हैं, कि षड्ग्रही जो है उनको केतु अकेले देख रहे हैं, वो केतु को देख रहे हैं, लेकिन केतु को उन 6 के अलावा कहते भाई मेरे पीछे 2 और पड़े हुए हैं, कहते कहाँ, ये रहे गुरुदेव और ये मंगल देव। हाँ। तो नवग्रहों का पूरा प्रभाव है। जैसे बिलियर्ड में एक बॉल हिट करती है, वो दूसरी को करती है, दूसरी तीसरी को करती है, वो 2 को हिट करके गोल में डाल देती है। ये कुछ इस तरह का योग है, बड़ा अद्भुत योग है। इसको पिशाच योग भी कह लेते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं ये शब्द यूज नहीं करता हूँ। इसमें ये एक बहुत बड़ा छुपा हुआ योग है, उसको बोलते हैं परवर्ज्या योग। परवर्ज्या क्या है? ऐसा योग है जो आपको संन्यास और मोक्ष तक ले जाता है। इसमें बड़ी पॉजिटिविटी भी है, यानी इस समय में जो बच्चे पैदा होंगे, अगर उनकी कुंडली के लगन में 4, 7वें, 10वें यानी केंद्र स्थान, या त्रिकोण 5म और 9म, या द्वादश यानी 12 में से 7 घरों में, इन 7 घरों में अगर ये योग चला जाता है, तो ऐसे जातक जो हैं साधक हो सकते हैं, सन्यास ले जाएंगे। बड़े बड़े साधु सन्यासी किसी जमाने में इकट्ठे, आप देखते हैं ना, इस युग में बहुत साधु सन्यासी थे, ये वो लोग बनेंगे।
संसारिकता में फेल हो सकते हैं, मन उचाट हो सकता है, गिव अप, छोड़ो संसार में क्या रखा है, चलो उस तरफ झुकते हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त योग बन रहा है। जो लोग पिशाच योग देखते हैं, मैं परवर्ज्या योग देखता हूँ। अपना अपना दृष्टिकोण है और ये बड़ी मुश्किल से बनता है कभी। और इसमें जो जातक पैदा होंगे बड़े सौभाग्यवान होंगे, सांसारिक रूप से चाहे वो पिछड़ जाएं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो अद्भुत प्रोग्रेस करेंगे और इनका प्रभाव आएगा। जैसे ही शनि देव जी मीन में जाएंगे, मकर राशि वाले राहत की सांस लेंगे। उनकी 7.5 साल से जो पेशी चल रही थी शनि देव जी के दरबार में, साढ़े सती, वो समाप्त हो जाएगी। उनके जो केसेस थे हो गए फैसले क्लोज, फाइल क्लोज। लेकिन एट द सेम टाइम मेष राशि वालों की फाइल खुल जाएगी, उनकी साढ़े सती प्रारंभ हो जाएगी। और जो कुंभ वाले हैं वो थोड़ी राहत फील करेंगे क्योंकि ये उतरती साढ़े सती होगी। लेकिन कितने दिन? 29 को जा रहे हैं शनि देव जी और 29 मई को रात्रि को जो राहु जी वक्र गति से चलते हुए कुंभ में आ रहे हैं। यानी 2 महीने के लिए राहत मिलेगी। कुंभ राशि में फिर राहु जी आके बैठ गए और उधर केतु जी सिंह राशि में पदार्पण कर जाएंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए फिर समय टफ रहेगा क्योंकि जन्मकालीन चंद्रमा पे राहु बैठ गए हैं। तो घबराने की बात नहीं। कुंभ राशि वाले इस पीरियड में लगभग 1.5 साल का पीरियड होता है। प्रतिदिन नहाते समय दूध, थोड़ा कच्चा दूध पानी में मिला लें, दूध युक्त जल से स्नान करें, दूधों नहाएं। और चूंकि केतु जी सिंह राशि में जाएंगे, अब सिंह राशि किसकी है? राजा की है। राजा को ग्रहण लग गया, केतु जो है राजा के पास चला गया। और कुंभ जो है मासेज की राशि है, शनि की। यानी राजा और प्रजा, मासेज, उनमें थोड़ा जो है टकराव की स्थिति आ सकती है। और ये मुंडेन अफेयर में भी जाती है बात कि राजा लोग जो हैं थोड़ी परेशानी में आएंगे। दूसरा, ये जो हमारा विक्रम संवत प्रारंभ हो रहा है, मैं 1 मिनट रोक रही हूँ। राजा लोग परेशानी में आएंगे मतलब आपके हिसाब से मैं समझ लूँ प्रधानमंत्री जी परेशानी में आएंगे, जनता के साथ उनका टकराव देखने को मिलेगा। जी हाँ। और चूंकि राहु जो है वो किसे इंडिकेट करता है ज्योतिष में? विधर्मी लोगों को, यानी डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन। अच्छा। क्योंकि राहु का इंडिकेशन वही है। क्योंकि जो देव पक्ष है और वो असुर पक्ष है, देवासुर संग्राम में ही तो वो हुआ था कि उनका जो गर्दन काटी गई राक्षस की, तो जो सर था वो राहु हुआ, धड़ केतु हुआ। तो जो अभी जो नया संवत्सर आ रहा है, सिद्धार्थी सिद्ध संवत्सर है, वो वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो वर्षफल में जो राजा है वो सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। दोनों पोजीशन कहते हैं ना, जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों मंत्रालय अपने पास रख ली, लगभग ये बात है, यह रक्षा मंत्रालय यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने पास रक्षा मंत्रालय भी रखा हुआ, तो वो सेनापति भी हो गए। तो इस तरह की स्थिति आएगी तो राजा जो है बहुत एम्पावर्ड होंगे सभी जगह की। ये मंडेन अफेयर पे भी जाता है। और राजा जो बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करने में भी नहीं हिचकेंगे अनुशासन और व्यवस्था को कायम रखने के लिए, जिसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है। अब ये जो षडग्रही योग की आपने बात की, ये कब तक रहेगा? मतलब इसमें से एक वो कौन सा ग्रह होगा जो सबसे पहले निकलने वाला है? सबसे फास्ट मूविंग मून है। हाँ। चंद्रमा है, वो तो अगले दिन ही जो है 30 तारीख की रात्रि को आगे बढ़ जाएंगे और मेष में आ जाएंगे। हाँ। यानी 31 मार्च को वो मेष राशि में मिलेंगे। तो बाकी 5 रह गए। लेकिन मैंने कहा ना कि इसमें 9 ग्रह सारे इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट या दृष्टि से। हाँ। तो 8 का संबंध तो फिर भी रहा। बिल्कुल। और बाकी जो ग्रह हैं वो कुछ दिन में, जैसे कुछ अप्रैल में मूव करेंगे और सूर्यदेव 14 अप्रैल के आसपास मूव कर जाएंगे अपनी उच्च राशि मेष में। तो बुध भी मूव करेंगे, शुक्र के भी मूवमेंट हो जाएगी। तो लगभग अप्रैल एंड होते होते वहाँ सिर्फ 2 रह जाएंगे, शनि जी और राहु जी।
ठीक है। देश और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर मैं आगे थोड़ा चर्चा करूंगी। लेकिन अभी मैं ये समझना चाहती हूँ, जैसे शनि की 7.5 का आपने एक इंडिकेशन दे दिया ना कि कुंभ राशि वाले थोड़ा राहत महसूस करेंगे, मकर की तो बिल्कुल ही अब कष्ट खत्म होने वाला है, मेष राशि वाले परेशान होंगे। तो वैसे ये जो पिशाच योग, आप जिसको पितृदोष कह रहे हैं, ये अब जब बन रहा है, लगभग मेरे ख्याल से 50 से 51 दिन तक ये रहने वाला है, तो वो किन राशि वालों के लिए लाभदायी है और किन्हें थोड़ी परेशानी दे सकता है? हाँ, आपने उसको 18 मई से लिया तो 50 दिन कहेंगे। हाँ। वैसे उसका जो ट्रू है वो जो 30 मई के 29 की रात को, यानी 30 मई के आसपास, जो 30 मई को मान लें तो 2 महीने का लगभग समय है। 60 दिन, हाँ। और ये पीरियड जो है ये टफ पीरियड रहेगा, क्योंकि राहु और शनि बहुत क्लोज डिग्रीज पे होंगे, बहुत क्लोज पे, क्योंकि शनि जी डायरेक्ट मूव हो रहे हैं और राहु और केतु जो है हमेशा वक्री चलते हैं। यहाँ ये मैं बता दूं, 9 ग्रहों में से सूर्य और चंद्रमा हमेशा डायरेक्ट चलते हैं, सीधे, और राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, और बाकी के 5 ग्रह सीधे चलते हैं और टाइम टू टाइम वक्री होते हैं। तो ये दोनों, चूंकि शनिदेव आगे बढ़ रहे हैं और जो राहु जी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं आपकी वक्र गति से, तो एक दिन ऐसा आएगा जो दोनों सेम डिग्री पे भी होंगे, और फिर उसके बाद शनिदेव जी आगे बढ़ेंगे और राहु जो है पीछे अपना कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो इन दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन है ये दिखाता है शनि तो मासेस है, और राहु जो उसमें है विषाद है, असंतोष है। और हालांकि कहते हैं राहु शनिवत होता है, लेकिन सामने केतु बैठा है, केतु को मंगल देख रहा है, गुरु देख रहा है, तो ये योग जो है, जो धरती की चुंबकीय शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे समय में भूकंप, सुनामी, क्योंकि चंद्रमा भी इन्वॉल्व है, सुनामी और जन आक्रोश, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें कुछ शुरू भी हो चुकी हैं और कुछ आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। लेकिन आप देखेंगे कि 30 मार्च के बाद जो भी शासक है वो बहुत जो है हार्ड डिसीजन लेंगे और हार्ड एक्शन लेंगे। ठीक है, मैंने राशियों का पूछा था। हाँ, राशियों में जो है आपके मेष राशि पे 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। ढैया थी अभी आपकी जो कर्क पे, वो समाप्त होगी, सिंह राशि की ढैया शुरू हो जाएगी। ढैया थी वृश्चिक राशि पे, जो कि हमारे मोदी जी की भी है, वो ढैया वृश्चिक की समाप्त हो जाएगी, लेकिन धनु की प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव जी हर समय 3 राशियों पे 7.5 रखते हैं और 2 पे ढैया रखते हैं। तो 5 राशियां हमेशा, जो कि लगभग 43% हो जाता है टोटल का, और लगभग 10% लोगों के शनि जी नीच राशि के होते हैं, 10% के होते हैं सिंह राशि के, वहाँ वो पीड़ित हो जाते हैं। तो लगभग 65-70% लोग हमेशा ही शनि जी की मार में रहते हैं। तो अब जैसे जिनकी ढैया शुरू होगी, जिनकी 7.5 शुरू होगी, उनकी परेशानियाँ बढ़ेंगी। उनकी फाइल कोर्ट में ओपन हो गई, पेशी शुरू हो गई और उस पर फैसले आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शनि देव जी कर्म फलदाता हैं। आपने CJI तो सुना होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन शनि देव जी CJU हैं, चीफ जस्टिस ऑफ यूनिवर्स। ओके, हाँ। तो वहाँ उनकी कार्रवाई तो हमेशा चालू रहती है। उनके पास तो क्लाइंट 5 राशियों के हमेशा हाजिर रहते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा। शनि जी के आप उपाय कीजिए ना, वो कहते हैं आप अच्छे काम कीजिए, झूठ ना बोलिए, किसी का हक ना मारिए, गरीबों की सेवा कीजिए, मछलियों की सेवा कीजिए। और उनका एक और मैं उपाय बता देता हूँ, जब जो मेष राशि वाले हैं, मीन वाले हैं, कुंभ वाले हैं, धनु वाले हैं, सिंह वाले हैं, उनके ये बड़ा काम आएगा। शनिवार शाम को सनसेट के बाद शनि देव जी के मंदिर में छाया पात्र दान करें। अब छाया पात्र क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। लोहे की कढ़ाई लें, उसके अंदर सरसों का तेल डालें और उसमें अपना चेहरा देखें। तेल के अंदर रिफ्लेक्शन आएगा, दांत खुले रखें। फिर अपनी हथेलियाँ ले जाएं, हथेलियों का रिफ्लेक्शन आएगा, फिर रिवर्स कर दें,
रिफ्लेक्शन आएगा, यानी आपने अपनी छाया देख ली, ये बन गया छाया पात्र। इट इज़ नथिंग बट टुडेज योर आधार कार्ड। याद कीजिए, आपने ऐसे ही आधार कार्ड बनवाया था, यानी ये तभी कहते हैं बायोजेनरिक। अब आपने वो कड़ाही जो छाया पात्र बनाया शनि देव जी के सामने रख दीजिए, तो आईडी आपने रख दी तो वो पहचान लेंगे ये कौन है जातक। उनको प्रार्थना कीजिए, हे कर्म फलदाता, हे ब्रह्मांड के महान्यायाधीश, अपना नाम गोत्र बोल के कि हमसे जाने अनजाने जो गलती भूल हुई है उनको क्षमा करें, और अपनी जो समस्याएं बता के उनसे विनती करें। उनको काला कपड़ा वहाँ चढ़ा दें, जो शनिदेव जी की चीज़ें काली काली साबुत उड़द 1.25 किलो चढ़ा दें। काला छाता ले जाएं, वो ओपन करके वहाँ पंडित जी को दे दें, और 23 दीपक सरसों के तेल के भर के प्रज्वलित करके और शनिदेव जी को समर्पित कर दें। उनकी दीपावली हो गई। और 23 दीपक ही क्यों, 25 क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं, या 5 से ही काम चल सकता है। तो 23 इसलिए हैं कि सतयुग से ही शनिदेव जी के जो बीज मंत्र हैं, ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः, इनका जो है 23,000 मंत्रों का जाप होता है। तो एक एक दीपक 1,000 बीज मंत्रों के लिए समर्पित है, इसलिए 23 दीपक। आसान सा उपाय है, कोई भी कर सकता है, जी बहुत हाँ। मेहनत भी नहीं लगनी है। मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि वो लोग जो ज्योतिष नहीं मानते हैं, या वो लोग वो अगर मैं, हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत से लोग हैं जो अब एस्ट्रोलॉजी के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो नहीं, जिनका यकीन है या जो जानते ही नहीं है ज्योतिष को, क्या उनके ऊपर भी ये शनि का, राहु का, साढ़े साती का, इन सब का प्रभाव पड़ता है? देखिए, आप सूर्य को माने ना माने, उसकी धूप और गर्मी तो और प्रकाश तो सबको मिलता है, ये विजिबल है, ल्यूमिनरीज हैं, सूर्य और चंद्रमा दिखते हैं। उसी तरह आप जो है ग्रहों से नियंत्रित हैं, आप चाहे माने या ना माने, उनका पूरा प्रभाव आपके ऊपर हर पल हर क्षण होता है, वो बदल नहीं जाएगा। आप उसके साथ ट्यूनिंग नहीं कर रहे, नहीं मान के आप उसके साथ ट्यूनिंग नहीं कर रहे। आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है और घर के 4 मेंबर ने उसको सेटिंग मोड में जाके अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लिया, 5वां कहता मैं नहीं करता हूँ। हाँ। नहीं करे, उसकी मर्जी। लेकिन उसके जीवन में फिर वो वाईफाई कोई इफेक्ट भी नहीं डालता है ना, अगर वो कनेक्ट नहीं करता है तो वो उसके प्रभाव से मुक्त है। उसके बेनिफिट्स भी तो नहीं ले पाया वो। हाँ। वो कट ऑफ हो गया कि नहीं हो गया। हाँ। ये आज के टेक्नोलॉजी से मैंने उदाहरण दिया है। हाँ। लेकिन जो है, आप मानो चाहे नहीं मानो, अब साढ़े सती अगर चल रही है तो चल रही है आपकी, आप मत मानो। और मेरे पास बहुत ऐसे क्लाइंट आए हैं, ये मैं आपको बता दूं, कि बुरी तरह से जो हताश और निराश, अध्ययन करने पे पता, वो नहीं मानते थे पहले कभी, अध्ययन करने पे पता चला कि साढ़े सती चल रही है। और मेरे पास अराउंड 15 से 20 कंट्री से लोग संपर्क करते हैं एंड अक्रॉस द रिलीजन करते हैं। और मैं मुंबई बेस्ड हूँ, वहाँ से हर तबके के लोग मुझसे करते हैं। तो अब जो उपाय मैंने अभी बताया, शनि देव जी के मंदिर जाइए, वो सब तो नहीं कर सकते। हाँ। जिनका फेथ अलाउ नहीं करता, तो मैं उनको बहुत बढ़िया आसान तरीका बताता हूँ और वो बड़ा कारगर है। मुझे फीडबैक देते हैं। मैं कहता हूँ आप जाइए, फ्राइडे के दिन वहाँ मेला लगा होता है, आप गरीबों में, मैंने कहा ना काला कपड़ा चढ़ाना है शनि, आप गरीबों में बुरके बांट दीजिए, काले होते हैं। अच्छा, खाने के लिए सबको उड़द की दाल चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, ये कुछ पैकेट बना के ले जाइए, उनमें बांट दीजिए। तवा हर एक के घर काम आता है रोटी बनाने के, लोहे की चीज़ शनिदेव जी की चीज़, तो कुछ तवे बांट दीजिए। छाता तो बारिश में भी और धूप में सबको चाहिए, काले छाते बांट दीजिए। लोग बांटते मेरे कहने पे। ज़कात हर कोई करता है, दान हर कोई करना चाहता है। और जब मैं उनको कनेक्ट करके बताता हूँ ये वाले कर दो, 6 महीने बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी फीडबैक आती कि, और मैं उनकी रिस्पेक्ट देख के रहा हूँ, वो भी गुरुजी कह के बात करते हैं, गुरुजी आपने कमाल कर दिया, हमारी समस्याओं का समाधान हो। हनुमान जी की जितनी भक्ति करेंगे आप साढ़े सती में, शनि जी उतने प्रसन्न होकर आपको राहत देते हैं, डिस्काउंट ऑफर देते हैं। जैसे किसी एक दुकान का कूपन की दूसरी दुकान पे ले जाते हैं, तो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि ये कूपन लाओगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। वो बिल्कुल हनुमान जी और शनिदेव जी की ऐसी अंडरस्टैंडिंग है। कहते हैं आपने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, मेरे से साढ़े सती में डिस्काउंट ले जाओ। अच्छा।
तो इस तरह से मैं आज की भाषा में समझा रहा हूँ। हम्म। तो मेरे कहने पे वो यूट्यूब में आजकल सब कुछ है, यानी यूट्यूब तो भानुमति का पिटारा है, आपको क्या चाहिए। तो हनुमान चालीसा लोग वहाँ से सुनते हैं। फॉरेन कंट्री में मेरे जो हैं, जो दोस्त जुड़े हुए हैं, क्लाइंट जुड़े हुए हैं, सब सुनते हैं। आजकल ये बड़ा सरल हो गया है, सबकी बड़ी अच्छी फीडबैक आती है मुझे। एक और सवाल मेरा ये पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो पितृ दोष है, पिशाच योग है, ये अच्छा होता है या बुरा होता है या न्यूट्रल है? देखिए ऐसा है, व्हाट इज योर हॉरोस्कोप? इट इज नथिंग बट कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ डीड्स, और ये कंपाउंडिंग होती चली जाती, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। ये जो ज्योतिष है, ये ग्रह हमें बताते हैं कि ये जीवन अनंत है, लगातार चल रहा है। वो हमारे लिए एक खत्म होता है, दूसरा चालू होता है ना। लेकिन उन आत्मा तो परमात्मा के पास जाती है, मिलती है, फिर वापस आती है, जो भी है सिस्टम। पुनर्जन्म तो हम मानते हैं ना। बिल्कुल। जब पुनर्जन्म है तो जीवन अनंत है। खत्म कैसे हुआ? एक पार्ट खत्म हुआ, अगला शुरू हो गया। जो है पुस्तक का एक अध्याय खत्म हुआ ना, आगे का शुरू हो गया। तो ये जो पितृदोष आता है, राहु और शनि का कॉम्बिनेशन, ये बताता है कि पिछले आपके जो पितरों का कोई दोष है, या आपके कर्मों में कोई गलती है, आपने गरीबों को सताया है, दूसरों के हक मारे हैं, ये लाल किताब भी कहती है, और ये आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो ऐसे जातकों के जीवन में परेशानी आती है। भाई देखिए, हमारे जो पूर्वज जाते हैं तो सारी संपत्ति हमारे हम वारिस हैं, तो उनकी जो कोई गलतियां हैं, पाप हैं, तो वो भी तो हमारे पास ही आएंगे ना। उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और इसीलिए लाल किताब ये कहती, किसी से मुफ्त में कुछ भी ना लें। कईयों के लिए ये कहती कि इवन आप लंगर भी ना खाएं, भंडारा भी ना खाएं। अच्छा। और कहती कि निसंतान की तो संपत्ति भी ना लें। पता नहीं कितनी अलामत, कितने पाप उस संपत्ति को कमाने में जुड़े हैं। मान लो वो निसंतान है, किसी के नाम कर गया, तो उसकी संपत्ति तो मिलेगी, उसके पाप भी सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो पितृदोष निवारण के लिए हमारे यहाँ लाल किताब में भी और वैदिक में दोनों जगह उसके बड़े सुंदर उपाय दिए गए हैं, उससे राहत मिलती है। और उसके लिए हमारे यहाँ सिद्ध स्थान हैं, जैसे हरिद्वार है, प्रयागराज है, गया है, त्र्यंबकेश्वर है, और भी स्थान हो सकते हैं। तो ये बड़े सिद्ध स्थान है। यहाँ 3 दिन की पूजा होती है, नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपुंडी, वो करवानी चाहिए, पितरों की शांति होती है। और लाल किताब की जो नुस्खे हैं वो जरा अलग हैं। वो ये कहती है कि भाई जैसे सूर्य का पक्का घर है 5वां, वहाँ राहु बैठ गया तो वो सूर्य को पीड़ित कर देगा, इट मीन्स आपका पितृदोष है। 6ठा पक्का घर किसका है? बुध का है। तो वहाँ अगर चंद्रमा बैठ गया तो उसने बुध को पीड़ित कर दिया। बुध क्या है? बहन है, कन्या है, यानी बहन कन्या का ऋण आप पे है, यानी उनका पितृदोष आप पे है। तो वो डिफाइन करती है। तो उसके उपाय इस तरह से आते हैं कि जहाँ तक आप ब्लड रिलेशन में हैं, जैसे केतु का आ गया, आपका पिछले जन्मों का दोष, पितृ ऋण, तो आप जो है जहाँ तक आपके ब्लड रिलेशन के लोग हैं, उनसे इक्वल मात्रा में धन लेके उसको इकट्ठा करके और मीठी रोटियां बनवाइए, कुत्तों को खिला दीजिए, 100 कुत्तों को एक ही दिन में। या ये कहता है कि सारे रिश्तेदारों से नारियल लेके एक एक और इकट्ठे नदी में बहा दीजिए। या जो आपका मातृ ऋण आ गया, चंद्रमा से रिलेटेड, चंद्रमा आपका पीड़ित हो गया, चौथे घर में केतु बैठ गया, चंद्रमा पीड़ित हो गया, मातृ ऋण होगा पिछले जन्मों का। तो अपने सारे ब्लड रिलेशन से थोड़े इक्वल क्वांटिटी में चांदी लेके वो नदी में बहा दीजिए। तो लाल किताब की जो पितृ ऋण के उपाय हैं वो अलग हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं, और वैदिक के जो हैं वो पूजा से जुड़े हुए हैं। लेकिन लाल किताब के आज आपके जो ब्लड रिलेशन में लोग हैं, आपको पता ही नहीं है कहाँ कहाँ है। आज की जनरेशन में वो कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, कोई कहाँ माइग्रेट कर गया, कोई फॉरेन चला गया, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लाल किताब के उपाय करने बड़े मुश्किल हैं। चलो मान लिया आपने धन इकट्ठा कर ली, 100 कुत्तों को एक दिन में खाना खिलाना है, फिजिबिलिटी देखो ना आप इसकी, कहने को तो आसान है। 100 तालाबों की मछलियों को खाना खिलाना, जिनकी हिम्मत है, मेहनत कर सकते हैं, वो कर ले।
उपाय हर तरह के उपलब्ध हैं, लेकिन ये दोष से थोड़ा बहुत तकलीफ होती है। ये दोनों जब शनि और राहु इकट्ठे हों तो उनके जीवन में पिछले जन्मों की कैरी फॉरवर्ड दोष की जगह पितृऋण के कारण रुकावटें आती हैं और कई बार तो बहुत सडन चोट हो जाती है उन लोगों के साथ। ठीक है, अब आखिर में मैं रैपिड राउंड जैसे होता है ना, तो वैसे क्विक कुछ मिथ्स हैं लाल किताब को लेके भी और पिशाच दोष को लेके भी, तो वो आपसे पूछती हूँ और उसका जो भी सटीक जवाब है बहुत क्विक वो आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। पहला सवाल, अच्छा ये सारे मिथ्स पे आधारित हैं, कुछ तो आपने जवाब दे भी दिया है, लेकिन चूंकि ये मिथ्स हैं तो मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ। पहला सवाल ये कि लाल किताब सिर्फ टोटकों और अंधविश्वास के ऊपर ही आधारित है। बिल्कुल गलत बात है। ये बहुत जो है साइंटिफिक है। मैं उदाहरण देता हूँ, जब लाल किताब के वर्षफल में छठे में सूर्य आता है तो लाल किताब ये कहती है लाल मुंह बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाइए। तो ये क्या अंधविश्वास है? मैं इसकी साइंस आपको समझा दूं। जब भी हम अपने वैदिक में बात करते हैं राजा, तो उसका मतलब एक ही होता है, राजा राम सूर्यवंशी थे। यहाँ मैं सूर्य छठे में आने की बात करूँ, छठा भाव जो शत्रु का भाव होता है। अब लाल जब राजा कमजोर होता है, शत्रुओं में घिर जाता है, तो उसको एडिशनल फोर्स चाहिए, हथियार चाहिए, या उसकी सेना भूखी, उसको रसद चाहिए। रसद कहते हैं हथियार भी और खाना भी। तो जब आपकी कुंडली में छठे घर में राजा राम सूर्य भगवान शत्रुओं के बीच में घिर गए हैं, तो उनको मजबूत करने के लिए आप लाल मुंह बंदर कौन थे? हनुमान जी की सेना, हनुमान जी। उनको गुड़ और गेहूं खिलाइए। गुड़ जो है मंगल की चीज है, गेहूं सूर्य की चीज है। वो आपने उनको रसद दे दी बंदरों को प्रकृति में, तो आपकी जो सूर्य खराब हो रहा था वर्षफल में, उसके प्रभाव अच्छे होने लग जाएंगे। तो क्या ये आपको तुक्का लगता है? कितनी गहरी विद्या और साइंस इन्वॉल्व है। हर एक उपाय में बहुत गहरी साइंस है, समझाना बड़ा मुश्किल है। जिसको थॉरो नॉलेज है वही समझ सकता है और समझा सकता है। तो ये आपकी बात का जवाब कि ना ये तुक्का है ना अंधविश्वास है, बड़ी गहन विद्या है। अगला है लाल किताब के उपाय तुरंत असर दिखाना शुरू कर देते हैं, इधर किया उधर असर शुरू। हाँ, बहुत क्विक असर आ जाते हैं, 2-3 हफ्ते में आपको असर मिल जाता है। तीसरा सवाल है, वैदिक ज्योतिष ज्यादा वैज्ञानिक है, लाल किताब सिर्फ गरीबों का ज्योतिष है? नहीं, वैदिक ज्योतिष साइंस है और लाल किताब टेक्नोलॉजी है, तभी तो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है। हाँ, ठीक बात है। अगला है कि लाल किताब के उपाय करने से बिना मेहनत आपका जीवन बदल सकता है? देखिए, मेहनत के बिना तो जीवन नहीं बदल सकता है, लेकिन लाल किताब के उपाय उसमें कैटालिटिक इफेक्ट देंगे। आप मेहनत कर रहे हैं, फल आपको नहीं मिल रहा है, आपका 10वां घर खाली है जो है कर्म स्थान है, आप मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा, तो आप 10वें घर को लाल किताब के उपाय से जागृत कर लीजिए और वो आपको आपकी मेहनत का फल मिलने लग जाएगा। अगला है भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ कि वैदिक ज्योतिष ज्यादा सटीक भविष्यवाणी आपकी कर सकता है, लाल किताब ये काम नहीं कर सकती। लाल किताब भविष्यवाणी की बजाय स्टेटमेंट देता है, ऐसी स्टेटमेंट देता है जिसको कोई झुठला नहीं सकता है। अच्छा, और हो सकता है वैदिक की भविष्यवाणी गलत हो जाए। ओहो, क्या बात है। अगला सवाल है, लाल किताब और वैदिक ज्योतिष को एक साथ फॉलो करना असंभव है? नहीं, बिल्कुल संभव है, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। जो लाल किताब का आधार वैदिक ही है। देखिए, लाल किताब ये कहती है कि जो सूर्य के देवता हैं वो विष्णु जी हैं, जो ये सोम के देवता हैं ये शिव जी हैं, चंद्रमा के देवता, मंगल के देवता हनुमान जी हैं, बुध के देवता माँ दुर्गा हैं, बृहस्पति के देवता ब्रह्मा जी हैं, शुक्र की देवी माँ लक्ष्मी हैं, और शनिदेव जी भैरव जी हैं, और राहु माँ सरस्वती हैं, और केतु आपके गणपति जी हैं। ये लाल किताब कह रही है। तो क्या ये हमारे वैदिक में देवी देवता यही है ना? उसी को तो आधार मान के आगे चले। मैं कह रहा हूँ कि वैदिक साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी में और नेचर में कनेक्ट कर देती है आपको। अब फटाफट से 4-5 सवाल पिशाच योग से जुड़े हुए। पहला कि पिशाच योग का मतलब है कि व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का साया होता है? देखिए, ये जो भूत प्रेत के साये की बात करते हैं, ये बड़े रेयर केसेस में होता है कि बहुत इंटेंस किसी का हो तो वो कुछ केसेस हो सकते हैं, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है, उनको लाइफ में परेशानियां आती हैं। अगला सवाल है कि जिसकी भी कुंडली में पिशाच योग अगर है
तो वो जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता है। नहीं, मैंने बहुत ऐसे लोगों को बहुत सफल होते देखा है, क्योंकि वो उसके उपाय करना जानते हैं, उसके अनुसार लाइफ को ढालना जानते हैं। जब वो अगर आप ये सीख गए तो उसमें भी आपको सफलताएं मिलेंगी। थोड़े से उपाय तो आपको राकेश जी ने अभी दे दिए हैं। अगला सवाल है कि पिशाच योग जो है वो जिसकी कुंडली में होता है वो लोग बड़ा असामान्य सा, ये बड़ा अजीब सा बिहेवियर रखते हैं। देखिए, ये और जो ग्रह हैं ना बाकी के साथ, उनके ऊपर भी निर्भर करता है। 100% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, कुछ लोग शकी मिजाज के होते हैं, किसी पे जैसे विश्वास नहीं करना, भ्रम में रहना, क्योंकि राहु भ्रमित तो करता है, पर ये 100% लोगों पे लागू नहीं है। आखिरी सवाल है कि अगर कुंडली में पिशाच योग है तो फिर तंत्र मंत्र करना चाहिए, तंत्र मंत्र साधना करनी चाहिए, उसमें आप सफल हो सकते हैं? देखिए, ये एक अलग विद्या है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, आप आए और इतने बेहतरीन तरीके से, मुझे लगता है, लाल किताब और वैदिक ज्योतिष दोनों के अंतर को, दोनों की समानता को, और इतने अच्छे ढंग से आपने जो लोगों को उपाय बताए हैं, अब बस मैं यही चाहती हूँ कि उन उपायों को लोग फॉलो भी करें। बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि आपके पॉडकास्ट में मैं आया, और इसकी सार्थकता तभी है जब लोग इसके उपाय करें, इसके लाभ उठाएं और उनका जीवन सुखमय हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम।